हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो ये हमारा जो टॉपिक होगा कांग्रेस, ये कांग्रेस का अंतिम क्लास होगा। और अंतिम क्लास के बाद हम लोग गांधी युग को पढ़ेंगे। कांग्रेस के अंतर्गत ही गांधी जी का जब प्रवेश होगा 2018-19 बोल रहे हैं 1918-19 के आसपास है, जब गांधी जी का प्रवेश होगा स्वतंत्रता आंदोलन में, उस समय से हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उग्रवादी युग के दौरान जब 1905 में साथियों बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। जब 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन यह कह करके किया जाना था कि हम प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, सांप्रदायिकता के आधार पर। और उसने हिंदू और मुसलमानों के मन में नफरत का बीज बोया। वो चाहता था कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाए, फूट डाले। और अंग्रेजों ने यह नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। और इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने बंगाल को सांप्रदायिक के आधार पर, यानी कि पूर्वी बंगाल को और पश्चिमी बंगाल को जो हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा कर दिया। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। तो जो कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ बंगाल के क्षेत्र में ही चलाया जाए। लेकिन जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे नहीं, स्वदेशी आंदोलन को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, संपूर्ण भारत राज्य में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए। इसी वजह से जो है स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व करता होता था वो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर के और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के लेकर के कांग्रेस में फूट हुआ। कांग्रेस में फूट 1907 में हुआ। ऐसे 6 से ही खटपट चालू हो गया था, लेकिन 1907 जाते जाते सूरत के अधिवेशन गुजरात में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय जो है कांग्रेस में फूट हुआ। उग्रवादी विचारधारा के लोग जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब उग्रवादी विचारधारा के थे। जबकि उदारवादी विचारधारा में दादा भाई नौरोजी और ये तमाम इधर लोग ये सब आते थे। तो कहने का मतलब ये था कि उग्रवादी और उदारवादी में ये अंतर था कि उदारवादी जो है अनुनय विनय करके शांतिपूर्वक जो है अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। अंग्रेजों को मानना होता था मान जाता था, नहीं मानना होता था नहीं मानता था। लेकिन जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है अपनी मांग को पुरजोर तरीके से आंदोलन करके, हड़ताल करके पुरजोर तरीके से जो है अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। तो आइए वही उग्रवादी जो युग है 1907 में जब कांग्रेस में फूट पड़ा, उग्रवादी और उदारवादी दो अलग अलग गुट में बट गए। तो 1905-06 से लेकर के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बीच कौन कौन सी घटना हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन होता है तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के जो ये दो अलग अलग फुट हुआ था वो पुनः जो है मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में जाकर के, समझौता हो जाता है। तो पुनः दोस्तों आप सभी का स्वागत है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पर। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उग्रवादी युग के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उग्रवादी युग के दौरान सबसे पहले 1906 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में जो है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, जब 1905 में कर्जन बंगाल का विभाजन करके चला गया तो 5 के बाद जो भारत का वायसराय बन के आया वो आया मिंटो द्वितीय कर्जन से भी बड़का हरामी आदमी था। वो जो है एक तो कर्जन आग लगा करके गया और आग में घी डालने आया मिंटो द्वितीय जो है, और जो है आकर के यहाँ के हिंदू और मुसलमान को जो है भड़का दिया। मिंटो आकर के मुसलमानों के दिमाग में ये भर दिया जो मुस्लिम नेता थे तो सबके दिमाग में ये भर दिया
कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व थोड़ी करता है, कांग्रेस तो जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और कांग्रेस में जो है अधिकतर लोग हिंदू है, हिंदुओं का संगठन है, वो मुसलमानों का संगठन नहीं है। और मिंटो द्वितीय के प्रेरणा स्रोत से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और ये जो स्थापना हुआ ढाका में हुआ। कहां हुआ? ढाका में हुआ। और कौन कौन लोग किया? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां जैसे आदमी ने, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, ये सब आदमी जो है, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये सब जो है मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से, मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया। और कहां किया? तो ढाका में किया, ढाका में किया। इस बात को आप याद रखेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने 1889 के आसपास, 89 या 90 के आसपास कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश समिति के नाम से लंदन में स्थापित किया था। उसी प्रकार मुस्लिम लीग ने भी 1908 में अपनी मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में इसने भी स्थापित किया। इसने भी जो है 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित किया, और सैयद अमीर अली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सैयद अमीर अली, अमीर अली, सैयद अमीर अली के नेतृत्व में। जैसे कांग्रेस का स्थापना हम पढ़ाए थे ना, 1885 में हुआ, और 1885 में दादा भाई नेहरूजी के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश में लंदन में जाकर के कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश समिति के नाम से स्थापित किया गया था। उसी प्रकार मुस्लिम लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में सैयद अमीर अली के नेतृत्व में स्थापित किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन जिस तरह से प्रत्येक वर्ष होता था, उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था। मुस्लिम लीग का सब अधिवेशन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग का जो 1908 का अधिवेशन है, 1908 का अधिवेशन है, यह महत्वपूर्ण है। और 1908 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, अमृतसर में हुआ। और मिंटो द्वितीय जब भारत का वायसराय बनकर के आया, भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त हुआ, तो यह सबसे ज्यादा मुसलमानों को भड़काने का काम किया हिंदुओं के प्रति। करजन तो बीज बो करके गया था, करजन जो है बीज बो करके गया था, वो बंगाल को विभाजन कर दिया सांप्रदायिक के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर। और जो बीज बो करके गया करजन, और उससे जो पौधा निकला, सांप्रदायिकता का जो पौधा निकला, फूट डालो और शासन करो का जो पौधा निकला, हिंदुओं और मुसलमानों के मन में जो घृणा, नफरत की जो भाव पैदा हुआ, उसको जो है सींच करके तैयार किया, मिंटो द्वितीय किया। मिंटो द्वितीय हर समय मुसलमानों को कहा करता था कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन नहीं है, कांग्रेस तुम्हारा हित ऐसी नहीं है, कांग्रेस तुम्हारे हित के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए तुम जो हो ना अपने अधिवेशन में तुम पृथक निर्वाचन की मांग करो, ठीक, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग करो, और जब तुम पृथक निर्वाचन की मांग करोगे तो हम तुमको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देंगे। तो 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, और 1908 में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ तो मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन की मांग की। पृथक निर्वाचन का मतलब हुआ कि वैसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदान करने वाले व्यक्ति भी मुसलमान होगा और चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि भी मुसलमान होगा, ठीक। और 1908 में अमृतसर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिम नेताओं ने जब पृथक निर्वाचन की अधिकार की मांग की सांप्रदायिकता के आधार पर, तो 1909 में, मात्र एक साल बाद 1909 में अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन की अधिकार दे भी दिया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया मुसलमानों को कि जाओ तुमको हम पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार देते हैं। और ये इसलिए दिया कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो अंग्रेज जो है मुसलमानों को पोट करके रख लेता, मतलब बहला फुसला करके रख लेता कि तुम बंगाल विभाजन का समर्थन मत करना कांग्रेस को, तुम बंगाल विभाजन का समर्थन कांग्रेस को नहीं करोगे तो हम तुमको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देंगे, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देंगे। इसलिए अंग्रेजों के बहकावे में आकर के मुस्लिम नेताओं ने, यानी कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। और इसी के उपलक्ष्य में छोटा सा उपहार इसको अंग्रेजों ने
1908 में सबको सिखाया पढ़ाया हुआ था कि 1908 के अधिवेशन में तुम मांग करना, 1909 में हम दिए देंगे। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। वही मिंटो द्वितीय जो भारत का वायसराय और मार्ले जो था भारत का राज्य सचिव के पद पर था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और उसी सुधार अधिनियम के तहत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को कब दिया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। 1908 में मांग किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबको जो है आप याद रखेंगे, ठीक। तो जब मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया तो कांग्रेस ने इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने नहीं अपनाया। जब कांग्रेस ने नहीं अपनाया तो ये मिंटो द्वितीय जो था ये फिर से मुसलमानों को भड़काया कि देखा, हम तुमको कह रहे थे ना कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, हम तुमको सही बात समझा रहे थे शुरू से ही कि कांग्रेस जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारा हित ऐसी कांग्रेस नहीं है, मुस्लिमों के हित के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन मुस्लिम लीग को थोड़ी समझ में आ रहा था कि हाँ, अंग्रेज जो है हमारे मन में हिंदुओं के प्रति जो है घृणा मतलब नफरत पैदा कर रहा है और हिंदुओं को जो है मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रहा है। और मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आ रहा था उस समय। उसको तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम लीग को यह अधिकार मिल गया पृथक निर्वाचन का। जब तक मुस्लिम लीग के नेताओं को यह बात समझ में आया तब तक समय बीत चुका था, तब तक समय बीत चुका था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 तक का जब समय आया तब जाकर के मुस्लिम लीग के नेताओं को लगा कि अंग्रेज जो है हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है और आपस में लड़ा करके यहाँ अपना शासन स्थापित करना चाहती है, लंबे वर्षों तक जो है शासन करना चाहती है। और तब जाकर के जब मुस्लिम लीग के नेताओं को ऐसा लगा कि नहीं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, भारत को आजाद दिलाने के लिए हमें जो है हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और तब जाकर के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 में कांग्रेस का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता एक हुए। और जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ तो 1916 से लेकर के 1922 तक जो है रिश्ता ठीक ठाक चला। 1916 से 1922 के काल को मत एक का काल कहते हैं, मत एक काल कहते हैं। मतलब 1916 से 1922 तक जो 5-7 साल 8 साल का जो समय है, इसमें जो है कांग्रेस के नेता और मुस्लिम लीग जो है एक मत से मतलब एक विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन फिर जाकर के आगे चल करके मुस्लिम लीग तांडव करना शुरू कर दिया और जब मुस्लिम लीग तांडव करना शुरू कर दिया तो फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है अनबन होना चालू हुआ। और जब 1924 में हुआ साथियों बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। और कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में पूर्ण रूप से फिर से मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गया, कांग्रेस से अलग हो गया। ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कहानी कैसे कैसे क्या क्या घटना घटित हुई जिसकी चर्चा हमने आपको क्या किया, विस्तार से किया। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जो है सांप्रदायिकता के जनक, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने ही, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही जो है मुस्लिम के दिमाग में मतलब मुस्लिम लीग के मन में जो है ये बीज बोया था, ठीक है। इसलिए इसको सांप्रदायिकता के जनक कहते हैं। सांप्रदायिकता के जनक किसको कहते हैं? मिंटो द्वितीय को कहते हैं सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक। चलिए, ये बात समझ में आ गया। ये बात इसलिए समझाएं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1907 में जो है सूरत अधिवेशन के दौरान ही, सूरत अधिवेशन के तहत ही कांग्रेस में जो उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा के लोग अलग हुए और 1906 से ही ऐसी संभावना जताई जा रही थी। तो उग्रवादी युग के दौरान ही ये सब घटना घटित हुआ है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1908 में अमृतसर का अधिवेशन में सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करना, 1909 में पुनः अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मताधिकार दे भी देना, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे भी देना।
तो ये सब जो है उग्रवादी युग के दौरान ही घटना घटित हो रहा है। ठीक, उसके बाद 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो मत एक का काल कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन में ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता एक हुए। मतलब उग्रवादी विचारधारा के लोग और उदारवादी विचारधारा के लोग जो है एक हुए, फिर से जो है कांग्रेस में समझौता हुआ और यह समझौता कराने का काम बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हो पाया। मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस के सभी नेता उदारवादी और उग्रवादी दोनों जो है एक हुए। ठीक, अब थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए आप, 1916 में चलाया जा रहा था एक होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल का मतलब हुआ घर का नियम, घर का नियम है ना, गृह राज्य स्वशासन, गृह स्वशासन, इसको गृह स्वशासन कह सकते हैं। मतलब ये जो हमारा घर है, घर में किसका शासन होना चाहिए? अपना कि पड़ोसियों का? अपना होना चाहिए, सबके घर में अपना अपना शासन होता है। तो ये जो हमारा जो घर है भारत राज्य, भारत राज्य में भी अपना शासन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शासन हो किसका रहा था? तो पड़ोसियों का हो रहा था, ब्रिटेनों का, ब्रिटिशों का हो रहा था, अंग्रेजों का हो रहा था। तो होम रूल लीग आंदोलन इस मकसद से चलाया गया। ये जो हमारा घर परिवार है, ये जो हमारा भारत राज्य है, हमारा घर है, इसमें हम लोग का शासन होना चाहिए, मतलब स्वराज, हम लोग खुद की शासन की मांग यहाँ के जो है नेता करना चाह रहे थे। ठीक, तो ये होम रूल लीग आंदोलन ये क्या था? तो इसको देखिए, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, मतलब आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी तिलक और एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और होम रूल लीग आंदोलन जो है दोस्तों, ये सबसे पहले आयरलैंड में ही चला था। सबसे पहले कहाँ चला था? तो सबसे पहले जो है आयरलैंड में ही ये जो है आंदोलन चला था। आयरलैंड में ही ये होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया था। जब आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया, उसी होम रूल लीग आंदोलन, मतलब आयरलैंड में चलाए जा रहे होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित होकर के एनी बेसेंट जो है भारत आई और भारत में भी इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को चलाया, यानी कि शुरुआत की। तो आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में चलाया गया, ये तो समझा दिए। लेकिन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया, ये अलग अलग क्षेत्र में चलाया गया। तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलाया गया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो वहीं एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया, ये मद्रास के क्षेत्र में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? मद्रास के क्षेत्र में। तो ये दोनों चीज को आप याद में रखेंगे। ठीक, अब होता क्या है, होम रूल लीग जो आंदोलन चलाया जा रहा था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन को चला रहे थे और एनी बेसेंट जो है मद्रास के क्षेत्र में, और मद्रास के साथ साथ पूरे भारत में जो है होम रूल लीग आंदोलन को चला रही थी। जब होम रूल लीग आंदोलन अच्छा से चलने लगा, होम रूल लीग आंदोलन अच्छा से चलने लगा, तो होम रूल लीग आंदोलन को कम करने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए, इस आंदोलन को जो है दबाने के लिए 1917 में आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव आया और ये जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं। लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं। इस मॉन्टेग्यू घोषणा से पहले जब होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय हो रहा था, होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों लोकप्रिय हो रहा था, तो एनी बेसेंट को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, एनी बेसेंट को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिए थे। सुब्रमण्यम अय्यर
सुब्रमण्यम अय्यर। जब होम रूल लीग आंदोलन अपने लोकप्रियता मतलब तीव्र था, होम रूल लीग आंदोलन जो है एक सही दिशा में चल रहा था, तो इसी को जो है दबाने के लिए एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुब्रमण्यम अय्यर क्या किए, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए। नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि था, इसको जो है लौटा दिए। और जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया तब जाकर 1917 में मांटेग्यू के द्वारा मांटेग्यू घोषणा लाया गया, यानी कि अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और मांटेग्यू जो था, इसको मांटेग्यू घोषणा इसलिए बोलते हैं कि मांटेग्यू जो था भारत सचिव के पद पर था। ये जो है भारत सचिव के पद पर था। ठीक, तो जब मांटेग्यू घोषणा जब लाया गया तो मांटेग्यू घोषणा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ठीक है, मतलब अंग्रेज जो है, मतलब अंग्रेजी शासन धीरे धीरे भारतीयों को स्वशासन करने का अधिकार देगी। मांटेग्यू घोषणा में यही था कि ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के तहत जो स्वशासन की मांग की जा रही है, यानी कि जो स्वराज की मांग की जा रही है, जो गृह स्वशासन की मांग की जा रही है, इसको अंग्रेजी सरकार मान लेगी और धीरे धीरे जो है भारतीयों को स्वशासन पर बल दिया जाएगा, मतलब स्वशासन करने का अधिकार धीरे धीरे भारतीयों को दिया जाएगा। तो एनी बेसेंट को लगा कि हम होम रूल लीग आंदोलन की मांग कर ही रहे थे और मांटेग्यू घोषणा यानी कि अगस्त प्रस्ताव के तहत ये कह ही दिया गया कि धीरे धीरे जो है भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दे दिया जाएगा, तो अब होम रूल लीग आंदोलन चलाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और जब एनी बेसेंट ऐसा सोची तो एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन से अपने आप को अलग कर ली। होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट अपने आप को अगस्त प्रस्ताव आने के बाद अलग कर ली। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो है एक केस में पैरवी करने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। ठीक, एक केस में पैरवी करने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलक थे, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट अपने आप को अलग कर ली कि अब भारत में जो है होम रूल मतलब स्वशासन स्थापित हो ही जाएगा। और तिलक चल गया, बाल गंगाधर तिलक जो है लंदन चले गए केस में पैरवी करने के लिए। तो जो नेतृत्वकर्ता थे वही गायब हो गए इस आंदोलन से, और इस आंदोलन से जब नेतृत्वकर्ता ही गायब हो गए तो आंदोलन पूरा शिथिल पड़ गया। और इस तरह से जो है होम रूल लीग आंदोलन स्वशासन स्थापित कराने में असफल रहा। अगर अगस्त प्रस्ताव के जरिए भारत में स्वशासन की स्थापना हो ही जाती, भारतीयों को स्वराज मिल ही जाता, तो फिर ये जो क्रांतिकारियों की द्वारा जो लड़ी गई लड़ाई थी, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जो थी, ये राष्ट्रीय आंदोलन इतना लंबा क्यों गया? 1947 में देश आजाद क्यों हुआ? 1916-17 में ही हो जाना चाहिए। लेकिन स्वराज का मतलब सभी नेताओं के मन में, सभी जो क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले लोग थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, सबके मन में स्वराज का मतलब अलग अलग था, स्वराज का अर्थ अलग अलग था। एनी बेसेंट स्वराज का मतलब दूसरे तरीका से सोची, महात्मा गांधी के नजर में स्वराज का मतलब अलग था। और हमें चाहिए था तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। पूर्ण स्वराज कहने का मतलब हमारा देश संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो, यह हुआ पूर्ण स्वराज कहने का मतलब। यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था भारतीयों के द्वारा चलाई जाए, यहाँ पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, चाहे आंतरिक मामले में चाहे बाहरी मामले में फैसला लेने में, यह हुआ पूर्ण स्वराज का मतलब। तो ऐसा स्वराज तो मिला नहीं, इसी वजह से जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन और जो है लंबा गया और 1947 में जाकर के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई। तो ये सब वजह से जो है होम रूल लीग आंदोलन जो है असफल रहा और होम रूल लीग आंदोलन शिथिल पड़ गया। और जब तिलक चल गए कहाँ? लंदन, और ये एनी बेसेंट जो है अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर ली, तो होम रूल लीग आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो महात्मा गांधी 1920 में इसकी अध्यक्षता संभाले और अध्यक्षता संभालते हुए होम रूल लीग को जो है स्वराज सभा नाम दिए। क्या नाम दिए? स्वराज सभा। 1920 में महात्मा गांधी जब देखें कि तिलक जो है लंदन चले गए, एनी बेसेंट अपने आप को अलग कर लिया, तो 1920 में इसकी अध्यक्षता संभाले और अध्यक्षता संभालते हुए होम रूल लीग का नाम इन्होंने क्या रखा? स्वराज सभा रखा। और स्वराज सभा कौन रखा? महात्मा गांधी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन जब शिथिल पड़ रहा था तो होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता किसने संभाला? तो महात्मा गांधी ने संभाला और होम रूल लीग का नाम बदल करके क्या रखा? स्वराज सभा रखा। तो 1905 से 1917 तक 16 तक
जो उग्रवादियों का युग रहा है, उग्रवादियों के जो युग रहा है उसके दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में अधिवेशन हुआ, इसमें पृथक निर्वाचन की मांग की गई। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। 1909 के बाद 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और उसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के लोग और उदारवादी विचारधारा के लोग यानी गरम दल और नरम दल के नेता एक हुए 1916 में, और 1916 में ही चलाए जा रहे थे होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। तिलक जो है होम रूल लीग आंदोलन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में चला रहे थे, वहीं एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, और एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन को मद्रास के क्षेत्र में चला रही थी 1916 में मद्रास के क्षेत्र में। जब होम रूल लीग आंदोलन शिथिल पड़ गया, क्यों शिथिल पड़ गया, तो होम रूल लीग आंदोलन को शिथिल करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो है अगस्त प्रस्ताव 1917 में लाया गया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव जो था उसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव को जब लाया गया, उसमें जो है कह दिया गया था कि ठीक है हम भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन करने का अधिकार देंगे, लेकिन वैसा कुछ कहा नहीं गया। और जब बाल गंगाधर तिलक चले गए केस में पैरवी करने के लिए लंदन, और तिलक जो एनी बेसेंट जो थी अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। उसके बाद क्या हुआ, तो महात्मा गांधी 1920 में होम रूल लीग आंदोलन जब शिथिल पड़ गया था तो उसकी अध्यक्षता संभाले, और अध्यक्षता संभालते हुए होम रूल लीग आंदोलन का नाम बदल करके स्वराज सभा रखा। तो इस तरह से दोस्तों आपका कांग्रेस नामक चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास से हम लोग गांधी युग को पढ़ेंगे। 1916 से महात्मा गांधी की एंट्री होगी राष्ट्रीय आंदोलन में। 1893 जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 के बाद 1915 में वो भारत लौटते हैं, 16 में साबरमती में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। ये सब तमाम बिंदु गांधी युग के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, और गांधी युग को पढ़ते हुए हम लोग आधुनिक इतिहास को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।